नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा चेस्ट फिजियोथेरेपी। हम लोग क्या है अभी कंटिन्यू प्रोसीजर देख रहे हैं। प्रोसीजर से ही हम लोग आज इसको देख रहे हैं, क्या चीज़, चेस्ट फिजियोथेरेपी। आज हमारा रहेगा CPT मीन्स फुल फॉर्म उसका क्या होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो देखेंगे आज इसका कैसा यूज़ करते हैं, कि इसका क्या डेफिनेशन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं फिजियोथेरेपी, और इसका क्या क्या इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यही सब आज के क्लास में। ठीक है, तो आज हमारा क्लास रहेगा चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी नाम से हम लोग को क्लियर हो जाना रहा है कि हमारे एक्सरसाइज देना है कि इसको पेशेंट के चेस्ट को, उसके लंग्स में जो म्यूकस सिक्रेशन हुए हैं उसको बाहर निकालना है। तो हम थोड़ा पहले देख लेते हैं कि चेस्ट फिजियोथेरेपी कब कब करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब पेशेंट को क्या है कुछ सर्जरी होना रहता है तो उसके पहले हम लोग उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं, उसके लंग्स के कैपेसिटी को देखते हैं कि पेशेंट एबल है कि नहीं करके। ठीक, और उसके क्या है, जैसे सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद भी उसको हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट का चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं कि पेशेंट अच्छे से सिक्रेशन ऑक्सीजन ले पा रहा है कि नहीं, ये चीज देखने के लिए हम लोग ये चीज करते हैं। ठीक, तो देखेंगे आज का हमारा क्लास यही रहेगा, चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक, चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होते हैं, तो इसका सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी इज ए ग्रुप ऑफ टेक्निक्स। ठीक, ये क्या है, ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है, क्या चीज करने के लिए, डायग्नोसिस करने का एक टेक्निक है, क्या, चेस्ट फिजियोथेरेपी। टेक्निक्स डायग्नोस टू हेल्प क्लियर म्यूकस, इंप्रूव लंग फंक्शंस, लंग्स फंक्शंस को जानने के लिए, है ना, लंग्स फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए, वो हमारा लंग्स अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको जानने के लिए, और हमारे म्यूकस उसमें जो म्यूकस बना है या फिर क्लियरेंस हुआ है उसको चेक करने के लिए। ठीक, लंग फंक्शन एंड इनहेंस ब्रीदिंग इन इंडिविजुअल्स विथ रेस्पिरेटरी कंडीशंस। रेस्पिरेटरी कंडीशन इंडिविजुअल का पर इंडिविजुअल का नोन करने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अच्छे से याद रख लीजिएगा, किस लिए, क्योंकि देखो ग्रुप ऑफ डायग्नोस करने का, डायग्नोसिस करने का एक मेथड है, क्या, चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक, तो हम लोग लिख लिए। अब उसका देखेंगे इसका सेकेंड हमारे पास आएगा क्या चीज, पर्पस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्योंकि हम लोग जितना प्रोसीजर देखते हैं तो प्रोसीजर करने के पीछे एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है, उसी हिसाब से हम लोग ये चीज करते हैं। तो देखेंगे इसका हम लोग पर्पस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे पर्पस। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पर्पस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, है ना, फिजियोथेरेपी। किस किस पर्पस से हम लोग ये फिजियोथेरेपी करते हैं पेशेंट के में। ठीक भाई, उद्देश्य कुछ रहेगा तभी तो ये प्रोसीजर करेंगे ना पेशेंट के भी, क्योंकि एक प्रोसीजर है। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है, एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर के लिए हम लोग क्या क्या उसका उद्देश्य है, क्या क्या हमारे उसके हैं पर्पज है जिसके थ्रू हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो पेशेंट के जो म्यूकस है, लंग्स में क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन हुआ है, बना है, जमा है, उसको क्या करेंगे, हम लोग को रिमूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, म्यूकस क्लियरेंस, है ना, हमारा पर्पज क्या रहेगा, म्यूकस क्लियरेंस, है ना। पेशेंट के जो लंग्स में क्या हुआ है, म्यूकस का सिक्रेशन हुआ है, उसी म्यूकस को हम लोग को क्लियरेंस करना है। ये हमारा पहला पर्पज रहेगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हम लोग म्यूकस क्लियरेंस करें। म्यूकस क्लियरेंस के बाद हम लोग क्या करना है, पेशेंट के ब्रीदिंग को, तो क्या जो क्योंकि हम लोग ब्रीदिंग को ही देखना है, इसमें क्या चीज, वो ब्रीदिंग इन इंडिविजुअल्स, है ना, ब्रीदिंग इन इंडिविजुअल को देखना है। तो इसी से हमारा बन जाएगा पेशेंट ब्रीदिंग को देखना है ना। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ब्रीदिंग इंप्रूवमेंट, पेशेंट का ब्रीदिंग को क्या करना है, हम लोग को इंप्रूवमेंट करना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंप्रूवमेंट ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग को, जो पेशेंट सांस ले रहा है, इनटेक कर रहा है, आउटपुट कर रहा है गैसेस, उसको जो ब्रीदिंग कंडीशंस है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। ये सेकंड पर्पस हुआ। क्लियर हुआ। तो ये हमारा सेकंड पर्पस था। उसके क्या है, हम लोग देख लिए। उसके थर्ड देखेंगे, जो डिसीज हो गए, जैसे क्या है, COPD है ना, इम्फाइमा है, न्यूमोनिया है, इसको डिसीज, कुछ कंडीशन, डिसीज कंडीशन में पेशेंट, तो डिसीज कंडीशन में हम लोग तो उसको क्या है, जैसे क्या है, हम लोग लिख सकते हैं इसका थर्ड पर्पस। तो डिसीज कंडीशन को प्रिवेंशन के लिए तो ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज कंडीशन। अब डिसीज कंडीशन में क्या क्या आएंगे, जैसे कि COPD, पेशेंट क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में गया है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन हो रहे हैं डिसीज की वजह से, ड्यू टू क्या, डिसीज, ये डिसीज की वजह से क्या हो रहा है, उसके लंग्स में म्यूकस का सिक्रेशन जमावड़ा हो रहा है ना, बन रहा है। तो उसी को हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये हमारा पर्पज रहेगा कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज कंडीशंस, है ना, कुछ भी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पेशेंट में कंडीशंस में क्या आएंगे,
डिसीज, भाई डिसीज रहेगा तभी तो उसके में म्यूकस सिक्रीशंस होंगे ना पेशेंट के में, तो ये चीज है। तो इसी को जानने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारा थर्ड पर्पस था किस चीज का, चेस्ट फिजियोथेरेपी का। क्लियर हुआ। अब ये डिसीज हम लोग देखिए क्या चीज, सीओपीडी, और सीओपीडी के साथ साथ क्या होगा, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो इसको हम लोग फोर्थ में लिख सकते हैं न्यूमोनिया के लिए, क्योंकि इसी के अंदर है, लेकिन फिर भी हम लोग पर्पज हमको, क्योंकि जैसे पेशेंट न्यूमोनिया में गया है, सीवियर न्यूमोनिक है, उस कंडीशन में भी उसको हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी दे के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमारा उसका उद्देश्य रहेगा चेस्ट फिजियोथेरेपी देने के। ठीक, अब उसके बाद क्या है, प्री या पोस्ट, प्री और पोस्ट सर्जरीज। ठीक, अगर वो पेशेंट को क्या है, प्री और पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस के बाद, है ना, प्रोसेस के बाद उसको क्या है, चेस्ट फिजियोथेरेपी देना है, उसके लंग्स को इंप्रूवमेंट करना है। क्योंकि पेशेंट को क्या है, उसके बॉडी, पेशेंट की बॉडी को बहुत अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्या लगेगा, उसको ऑक्सीजन का नीड रहेगा, है ना। तो उस कंडीशन में उसको क्या है, चेस्ट फिजियोथेरेपी देके उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, उसका उद्देश्य था। अब उसके जैसे क्या है, लास्ट हमारा एक और है हमारे पास, फिफ्थ लिखे, उसे सिक्स लिख सकते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है ना, एब्डोमिनल सर्जरीज हुआ है, तो भी हम लोग इसको क्या करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। ये हमारा इतना एम रहेगा जिसके थ्रू पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना उद्देश्य रहेगा कि हाँ भैया इस इतने को हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे और इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। ये उससे जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे उसको प्रिवेंट कराएंगे। तो ये था हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी का पर्पस। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी दे लिए, अब उसके मेथड देखेंगे। ठीक, किस किस मेथड में हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी, कैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट के में करते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखेंगे, आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, किस किस टेक्निक्स, है ना। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग टेक्निक्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। पर्पस देखे, डेफिनेशन देखे, अब उसके देखेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी का टेक्निक्स। हाँ, तो लिख सकते हैं टेक्निक्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी। पेशेंट को क्या क्या हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं, 6 मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 मेथड होते हैं। तो मेथड जानने से पहले हम लोग लंग्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। हम सबको पता है 2 पेयर में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, सबको पता है। 2 पेयर में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना। 2 पेयर हमारा क्या रहेगा, लंग्स है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो 2 पेयर में हमारे लंग्स है। अब इसमें क्या है, हमारे लोब कितने होते हैं, लोब कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 5 में हमारे लोब हुए। लोब में कितने हैं, हमारे हो जाएंगे, राइट में कितने होते हैं, राइट इस साइड, क्योंकि इस साइड आपका हार्ट नहीं है, तो राइट में आपके 3 लोब होंगे और लेफ्ट में आपके कितने होंगे, 2 लोब्स। टोटल मिला के आपका कितना लोब हुआ, 5 लोब हुआ। क्लियर हुआ। ये था हमारा लंग्स का लोब, है ना, जिसमें हम लोग लेफ्ट में 2 लोब देखे और राइट में हमारा 3 लोब देखे। तो ये था, इसमें लंग्स के 2 पेयर हो, 2 पेयर के लोब देखे। लोब के बाद देखेंगे सेगमेंट, है ना, सेगमेंट। अब सेगमेंट हमारे टोटल 20 सेगमेंट्स होते हैं, किसके, लंग्स के। अब इसी सेगमेंट्स में हम लोग को कहीं पे भी हम लोग को क्या है, म्यूकस का सिक्रीशंस हो सकते हैं, म्यूकस का जमावड़ा हो सकते हैं हमारे लंग्स में। तो इसी सब में, क्योंकि 5 लोब है, तो हम लोग के राइट लोब के जो 3 लोब है, 3 लोब में किसी एक लोब में हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग को क्या है, ये चीज होने के चांसेस है। तो उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू हम लोग कैसे उसको देखेंगे, तो इसी को हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे पेशेंट को वो चीज हो रहा है। तो उसी टेक्निक्स को देखेंगे कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे उस जो म्यूकस सिक्रीशंस हुआ है, म्यूकस तो जमावड़ा हुआ है हमारे लंग्स में, जो लोब में या फिर सेगमेंट्स में, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे टेक्निक्स, है ना। तो टेक्निक्स हम लोग लंग्स के बारे में थोड़ा जान लिए कि कितने लोब होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं, कितने पेयर में हमारे लंग्स होते हैं ना, क्योंकि ऑर्गन है भैया, तो ऑर्गन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना, एनाटॉमिकल। तो ये चीज हुआ। अब उसके देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या है हमारा टेक्निक्स। तो सबसे पहले टेक्निक इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज मतलब पोस्चुरल से आपका नाम आएगा पोजीशन, है ना। पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करना है और उसको चेस्ट थेरेपी देके उसका जो ग्रेविटी के हिसाब से उसको क्या करेंगे, उसका जो सिक्रीशंस हुआ है, म्यूकस का जमावड़ा हुआ है पेशेंट के लंग्स में, उसको हम लोग को रिमूव करना है ना। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा पोस्चुरल ड्रेनेज। तो इसको हम लोग फर्स्ट टेक्निक क्या आएगा, पोस्चुरल ड्रेनेज। तो इसमें हम लोग मेन क्या देखेंगे, ग्रेविटी को देखेंगे, ग्रेविटी, और एक हमारा रहेगा पोजीशन। ठीक,
ग्रेविटी और पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि क्या है पोस्चुरल ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब हम लोग को क्या है ड्रेन करके सीधा हम लोग को जो सिक्रीशन उसको बाहर निकालना है, ठीक। पोस्चुरल मतलब आपका पोस्चुरल मींस हो जाता है पोजीशन, है ना। इसी पोजीशन के थ्रू कैसे किस कौन से पोजीशन देंगे, जैसे जिस पोजीशन के थ्रू पेशेंट का हम लोग जो म्यूकस सिक्रीशन हुआ है उसके लंग्स में जो भरा है क्या चीज म्यूकस, उसको हम लोग को बाहर निकालना है, ताकि क्योंकि लंग म्यूकस की वजह से उसको क्या हो रहा है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट क्या सीओपीडी जा रहा है, न्यूमोनिया जा रहा है ना। उसको बचाने के लिए क्या करेंगे पोजीशन देंगे, पेशेंट को पोजीशन देके हम लोग उसका क्या करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी देके उसका क्या कर सकते हैं उसको, इसी क्योंकि पोजीशन में हम देखेंगे। अब पोजीशन में जो हम लोग लोब पढ़े थे ना, लोब इसको साइड में लेके देते हैं। हमारे पास कितने लोब होते हैं, टोटल 5 लोब होते हैं, ठीक। इसको अच्छे से लिख लेते हैं 5 लोब। अब 5 लोब है हमारे पास, उसमें कहाँ कहाँ पे राइट में कितने होते हैं, राइट में कितने होते हैं 3 होते हैं, लेफ्ट में कितने हैं 2 लोब होते हैं। ये दोनों लोब मिला के हमारे कितने हुए 5 लोब हुए। और किसमें देखते हैं सेगमेंट, ठीक। सेगमेंट हमारे कितने होते हैं टोटल 20 होते हैं, और कहीं कहीं जगह क्या देखते हैं 80 भी देखते हैं, ठीक। ये दोनों है हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की ज्यादा चांसेस रहते हैं हमारे लंग्स का कितना लोब होते हैं, तो 5 होते हैं भैया। कहाँ कहाँ पे कितने होते हैं इसको भी अगर पूछ सकते हैं इसको बता सकते हैं। और सेगमेंट पूछेंगे तो आपको सेगमेंट में ये चीज को बताना है कि सेगमेंट हमारे 20 सेगमेंट्स होते हैं लंग्स के या फिर 80, क्योंकि कई कई बुक अलग अलग है जिसमें क्या है अकॉर्डिंग टू बुक्स किसी में 20 देते हैं किसी में 18th देते हैं, ठीक। 20 या फिर 18th, अगर आप एक साथ दोनों को आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, कहीं पर अगर ऑप्शन आया 20 आया तो 20 आपका आंसर सही है, और कहीं पे 18 है तो 18 भी आपका आंसर सही है। तो एक साथ दोनों को कभी नहीं देंगे, आगे पीछे करके ही देंगे, ठीक। तो ये है हमारा लोब किसका लंग्स। तो अब इसी में कहीं पे हम लोग को जो हुआ है म्यूकस का सीक्रेशंस हुआ है हमारे लोब में, उसी को हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें पहला पोस्चुरल ड्रेनेज में, फिर उसी के हिसाब से हम लोग उसको ड्रेनेज करके उसको पोजीशन थेरेपी देके ये चीज हम लोग रिमूव करेंगे पेशेंट का। तो ये हमारा फर्स्ट कैसा पोस्चुरल ड्रेनेज क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद क्या है परकशन टाइप्स ऑफ, हम लोग क्या देखे थे फिजिकल एग्जामिनेशन देखे थे उसमें हम लोग पढ़े थे परकशन, है ना। तो वो देखो पुराना जो हमारा क्लास था उसी से हम लोग को फिर हम लोग को रिपीट हो रहा है ना। तो सेकेंड हम लोग का टेक्निक क्या रहेगा चेस्ट फिजियोथेरेपी का परकशन, है ना। परकशन मींस क्या होना टेपिंग करना, टेपिंग मींस क्लैपिंग, सॉरी क्लैपिंग, क्लैप करना, ऐसे करेंगे हाथ को तो इसमें लिख सकते हैं क्लैपिंग, क्या करना क्लैपिंग करना। अब क्लैपिंग कैसे करोगे, जितने भी हॉस्पिटल आप लोग ड्यूटी कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि क्लैपिंग कैसे करते हैं ना। पे एक हैंड को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, फिर उस दोनों हाथ को ऐसे बनाएं। और हमारे पास पेशेंट है, एक ऑब्जर्वेशन कर लो, इसी की पेशेंट है हमारे पास, ठीक है। ऐसे करें फिर उसको क्या करें जल्दी जल्दी ऐसे करके हम लोग कफ लाइफ स्ट्रक्चर बना के ऐसा करके उसको पेशेंट को क्या करेंगे क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, वो कहलाता है हमारा परकशन। क्योंकि परकशन टाइप्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़े थे, परकशन मींस टेपिंग करना पढ़े थे, तो यहाँ पे टेपिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्लैपिंग कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमारा क्या है क्लैपिंग है। तो क्लैपिंग ऐसे कर पेशेंट को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि उसका जो लंग्स में म्यूकस का सीक्रेशन का जमावड़ा हुआ है वो वहां से हटे, और हटने के बाद क्या है ड्रेनेज के थ्रू पेशेंट से रिमूव हो जाए और बाहर आ जाए। इस पर्पस हम लोग सेकंड टेक्निक का यूज करते हैं। क्लियर हुआ क्लैपिंग। अब उसके बाद थर्ड देखेंगे, क्लैपिंग समझ आया दोस्तों। अब क्लैपिंग के बाद हमारे पास आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। भाई जाहिर सी बात है पेशेंट को क्या है हम लोग क्लैपिंग कर लिए, क्लैपिंग करने से उसका हो गया, तब ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी तो उसको कराना है ना। तो थर्ड हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, है ना। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में क्या होगा, 2 टाइप के ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक। टेक्निक हम लोग देख रहे हैं इसके किसके चेस्ट फिजियोथेरेपी के। तो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज में देंगे, पहला हमारा क्या आ जाएगा डायफ्रामेटिक क्या है ब्रीदिंग, जो डायफ्राम के थ्रू, ये 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट क्या है डायफ्राम के थ्रू, है ना, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, है ना। इसमें क्या करना है हम लोग को इतना अमाउंट में सांस लेना है, बहुत अमाउंट में हम लोग को क्या करना है इंटेक करना है ऑक्सीजन को, एकदम से डायफ्राम हमारा फूल जाएगा। अब उससे क्या है उसी को हम लोग को क्या है जो लिए रहते हैं उसी को हम लोग को वापस पेशेंट से हम लोग को क्या करना है इंटॉक करते हैं। ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हुआ। एंड देन सेकंड में क्या करते हैं डायफ्रामेटिक के बाद आ जाता है पोज्ड, है ना, प्यूज्ड, PURSED, प्यूज्ड ब्रीदिंग, लिप ब्रीदिंग, सॉरी ये लिप ब्रीदिंग,
प्रूव्ड लिप ब्रीदिंग, लिप ब्रीदिंग आपका लिप आ गया, ठीक। उसमें क्या रहते हैं हम लोग ऑक्सीजन मतलब जो थे उसको हम लोग इंटेक करें, इंटेक करने के बाद तुरंत उसको आउटपुट कर रहे हैं, ठीक। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर जोर से अंदर लिए, जितना अमाउंट पे हम लोग को ऑक्सीजन लेना है ले लिए, ठीक। लेने के बाद वो फुल हो गया, फुल होने के बाद थोड़ा रुकने के बाद फिर उसको जो बाहर कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, डायमेट्रिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुआ, ठीक। उसके बाद देखेंगे प्रूव्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, हम लोग बहुत अमाउंट में सेम उसी जैसे इंटर करेंगे क्या, ऑक्सीजन, लेकिन जो लिए हैं इंटेक करें उसको क्या करेंगे, लिप को थोड़ा बंद करके ऐसे करके उस जो लिए है उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक। लिप, तो इसमें क्या है, प्रूव्ड लिप मतलब थोड़ा रोक रोक के आराम से उसको हम लोग को छोड़ना है, ये कहलाता है क्या, हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, जिसको रामदेव बाबा बताते रहते हैं, उसको आप टीवी देखते होंगे तो उसमें दिख जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्लियर हुआ दोस्तों। एक डायमेट्रिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक होता है प्रूव्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब उसके देखेंगे वाइब्रेशन, हम लोग देख लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर लिए, परकशन क्लैपिंग भी कर लिए, पोस्टनेटल ड्रेनेज पोस्चरल ड्रेनेज भी कर लिए। अब उसके बाद करेंगे वाइब्रेशन, अब हमारे पास मशीन आ जाएगा, ठीक। वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशन कैसे, एक हमारे पास हॉस्पिटल जाओगे तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं क्या, वाइब्रेशन करने के, जैसे क्या है, आप सैलून जाते हो, पार्लर जाते हो, पार्लर में भी आपको वाइब्रेट करते हैं, है ना। वैसे ही क्या है, एक वाइब्रेशन मशीन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिस वाइब्रेशन से क्या करते हैं, डायरेक्ट लंग्स में करते हैं, और जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे होगा तो जाहिर सी बात है कुछ आर्टिकल जिस इस सरफेस में क्या है, कुछ चिपके रहेगा, ठीक। इधर पे तो इसको ऐसे ऐसे वाइब्रेट करूंगा तो यहाँ पे जो लगा है वो ऑटोमेटिक नीचे आएगा, है ना। वैसे ही सेम मेथड से इसको वाइब्रेशन का यूज करते हैं, इस मेथड में वाइब्रेशन में, कि हमारे लंग्स में एक मशीन के थ्रू क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से म्यूकस बाहर आ जाते हैं और उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। ये हमारा टेक्निक था, फोर्थ टेक्निक, समझ आया। ये था हमारा वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन के बाद देखेंगे स्पायरोमेट्री। अब हमारा पेशेंट के पास आ जाएगा स्पायरोमेट्री, है ना। तो हमारे पास फोर्थ है स्पायरोमेट्री के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे उसका इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, है ना, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। अब इंसेंटिव स्पायरोमेट्री क्या होता है, इसमें एक इक्विपमेंट रहता है जो जैसे सर्जरी होता है, पेशेंट का एब्डोमिनल सर्जरी हुआ, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद कुछ भी सर्जरी होते हैं, उस सर्जरी के बाद पेशेंट क्या करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए उसको क्या करते हैं, एक स्पायरोमेट्री मशीन देते हैं, जिसको आप मैं अपने उसके थंबनेल में डाल दिया रहूंगा, स्पायरोमेट्री, है ना। तो उसी स्पायरोमेट्री को क्या करते हैं, 3 रहते हैं, एक ऐसे रहते हैं, एक में आपका ग्रीन गोला रहेगा, एक में येलो रहेगा, एक में रेड रहेगा, ठीक। ऐसा है, एक इक्विपमेंट रहता है जिसमें क्या है, एक आप ओरल के थ्रू एक पाइप रहेगा जिसमें आप लोग फूंक के क्या करोगे, उठाओगे, ठीक। तो इसमें क्या है, जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन मतलब एक ग्रीन का इसमें कलर रहते हैं, इस एग्जाम में पूछने की चाहते हैं, और ये येलो रहते हैं और ये रेड रहते हैं, ठीक। तीनों कलर रहते हैं। ये आपका हल्का होता है, मतलब ये ज्यादा आपका वजन नहीं रहेगा, ये ग्रीन वाला, उसके बाद इससे थोड़ा ज्यादा वजन कौन रहेगा, येलो वाला रहेगा, और सबसे ज्यादा वजन आपका जो बॉल रहता है वो आपका रेड वाला रहता है, ठीक। इसी से आपको बारी बारी से पहले आपको ग्रीन को उठाने के लिए बोलेंगे फूंक करके, है ना, उससे सेकेंड आपको येलो को उठाने के लिए बोलेंगे, और फोर्थ आपको रेड को उठाने के लिए। उसके जस्ट इसको अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब उसके बाद आपने फूंक के ऊपर करा, अब वो फूंकने के ऊपर करा, अब उसी को क्या है वापिस करके खींच करके ऐसे करके उसको क्या करना है, इसी चीज को बलून्स को नीचे लाना रहता है, ये आपका कहलाता है स्पायरोमेट्री प्रोसीजर, ठीक। इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, इसको पढ़ेंगे तो 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए कि ये चीज होता है इसमें, किसमें, स्पायरोमेट्री, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री टेक्निक में। क्लियर हो दोस्तों। अब उसके बाद इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देख लिए। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आएगा, लास्ट टेक्निक आएगा जिसमें हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं पेशेंट का, चेस्ट फिजियोथेरेपी, वो है हमारा कफिंग एंड हफिंग, है ना। कफिंग एंड हफिंग नाम से क्लियर हुआ, कफिंग एंड हफिंग। कफिंग एंड हफिंग, जैसे कि आपको खांसी आता है, कफ आता है ऐसे करते हो, वो आपका कहलाता है कफिंग, और हफिंग वापिंग, एक तो आप छोड़ रहे हो एक पहले ले रहो, पहले लेना है, छोड़ना पहले नहीं है भैया, पहले लेना है, ऐसे लिए, उसके क्या करोगे, थोड़ा सा बात करके उसको ऐसे करके क्या करोगे, छोड़ोगे। ये आपका कहलाता है कफिंग एंड हफिंग टेक्निक। ये था हमारा क्या, चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के टेक्निक, या फिर इसी को मेथड बोल सकते हो दोस्तों। तो ये पहले हम लोग देखे चेस्ट पोस्टुरल ड्रेनेज देखे, जिसको हम लोग पोजीशन देके पेशेंट को क्या करेंगे, उसका जो लंग्स में जो म्यूकस सिक्रीशन हुआ है, म्यूकस है, उसको हम लोग बाहर निकाले, एंड देन देखें परकशन करके उसको क्लैपिंग करे, मारे
रहे उसके चेस्ट में ऐसे ऐसे थेरेपी दिए, ये हमारा कहलाया क्लैपिंग कहलाया। उसके ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में दो देखे, एक डायमेटिक ब्रीदिंग और एक होता है पुरुष लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दोस्तों, ठीक। उसके देखेंगे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग म्यूकस को बाहर निकाल रहे हैं, वो हमारा कहलाया वाइब्रेशन थेरेपी। एंड देन इंसेंटिव स्पायरोमेट्रिक, स्पायरोमेट्री मशीन होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, खिलौना होते हैं एक प्रकार का, उसी से हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग देखिए यहाँ पे डायग्राम बना के, वो हमारा ये था। उसके बाद कफिंग एंड हफिंग लास्ट प्रोसेस है टेक्निक। तो ये हुआ दोस्तों हमारा क्या चीज इन टेक्निक्स ड्यूरिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये सब टेक्निक का यूज करके हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके देख लिए, अब इसके बाद देखेंगे इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब चीज प्रोसीजर किसके ऊपर कर सकते हैं और किसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। समझ है टेक्निक। अब टेक्निक के बाद देखेंगे क्या क्या इंडिकेशंस है ना, इस चीज को हम लोग कब कब कर सकते हैं इंडिकेशंस। तो देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, पर्पस देख लिए, किस किस पर्पस उद्देश्य कर रहे हैं वो चीज देख लिए, है ना। पर्पस देखने के बाद क्या देखिए, इसका मेथड एंड टेक्निक देख लिए। टेक्निक के बाद देखेंगे कब कब हम लोग को पेशेंट को ये चीज नीड पड़ता है चेस्ट फिजियोथेरेपी का। तो लिखेंगे हम लोग इंडिकेशन ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, है ना, चेस्ट फिजियोथेरेपी। कब कब हमको पेशेंट को ये चीज देना है चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है इंडिकेशंस मींस कब कब उसको दे रहे हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मींस कब कब नहीं दे रहे हैं। तो इंडिकेशन में सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस। जैसे क्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस। अब क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस मतलब बहुत समय से, लंबे समय से उसको क्या है, कुछ डिसीज है ना। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, बहुत समय तक उसको क्या है, ये डिसीज चलते आ रहा है। उस केसेस में हम लोग उसको पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। जैसे कि सीओपीडी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, लंबे समय तक उसको न्यूमोनिक बना है तो उसमें क्या है, सिक्रीशन का जमावड़ा हो रहा है उसके चेस्ट में, उसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस में हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग ये इंडिकेशन है कब कब हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन या फिर कंडीशन को आप लोग डिसीज भी लिख सकते हो, डिसीज। अगर लंबे समय तक पेशेंट को क्या है, डिसीज है, रेस्पिरेटरी डिसीज, उस कंडीशन में हम लोग को देना है, ठीक है। क्लियर हुआ, इंडिकेशंस में समझ आ रहा है। अब उसके बाद देखेंगे सेकंड डिफिकल्टी क्लियरिंग, ठीक। अगर म्यूकस है, म्यूकस का क्लियरिंग नहीं हो रहा है तो डिफिकल्टी क्लियरिंग लिख सकते हैं इसमें, डिफिकल्टी क्लियरिंग म्यूकस, है ना। म्यूकस का जो सिक्रीशंस हो रहा है पेशेंट में, वही म्यूकस क्या हो रहा है, क्लियरिंग मतलब साफ होने में, उसको बाहर आउट होने में उसको डिफिकल्टी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे और इसका ये ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारा सेकेंड इंडिकेशन है कब कब उसको दे रहे हैं। क्लियर हुआ। उसके जैसे क्या है, प्री और पोस्ट सर्जिकल। प्री अगर ऑपरेशन से पहले ही उसको देना है और ऑपरेशन के बाद ही, पोस्ट सर्जिकल, ठीक। प्रोसेस, इसमें पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस के बाद लिख सकते हैं, ठीक। प्रोसेस प्री और पोस्ट, ऑपरेशन के पहले इसको हम लोग दे सकते हैं और ऑपरेशन के बाद भी हम लोग को देना ही देना रहता है पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने के लिए। ये था हमारा इंडिकेशन, समझ आया। अब उसके बाद एक और है, लास्ट हमारा क्या है इसी में, सॉरी ये फोर्थ नहीं है, थर्ड ही है इसी में। जैसे क्या, पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस, जैसे कि कुछ सीओपीडी है, सीओपीडी कंडीशन लिख सकते हैं, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये कंडीशन है, उसमें उसका सर्जरी हो रहा है या फिर उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके पहले और बाद में उसको ये चीज हम लोग को देना रहता है। ये हमारा क्या चीज, इंडिकेशन। समझ आया दोस्तों। तो ये हमारा इंडिकेशन था। अब उसके देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब ये प्रोसीजर हम लोग को पेशेंट के ऊपर नहीं करना है। तो ठीक, तो इंडिकेशन को ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख देते हैं, ठीक, इसी में लिख देते हैं इंडिकेशन, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, इसी में लिख दे क्या, हाँ ठीक, इसी में लिख देते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इसमें लिख सकते हैं CONTRA, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं पेशेंट के में। कब कब प्रोसीजर में नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कब कब ये चीज हम लोग को नहीं करना। जैसे कि क्या है, रिब्स, ये रिब्स की टाइप्स ऑफ बोन पढ़े हो तो इसमें आपका रिब्स आता है ना। अगर रिब्स बोन फ्रैक्चर हो गया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में रिब्स फ्रैक्चर,
अगर फ्रैक्चर वाले पेशेंट आ रहे हैं, कैसे वाले, रिब्स फ्रैक्चर वाले पेशेंट आ रहे हैं, उस कंडीशन में आप चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्चर है। अब उसको और फ्रैक्चर दोगे तो हमारा बोन और रप्चर होगा, और रप्चर के साथ ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग के साथ पेशेंट डेथ होने के साथ, शॉक होने के साथ पेशेंट डेथ हो सकता है। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में फ्रैक्चर हुआ है उस कंडीशन में। एंड देन सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसेंट चेस्ट सर्जरी, अगर उसको चेस्ट सर्जरी हुआ रहेगा, ठीक, रिसेंट, पहले हुआ रहेगा तो अलग बात है, अगर उसको रिसेंट में क्या है, चेस्ट सर्जरी हुआ रहता है पेशेंट को, ठीक, चेस्ट सर्जरी लिख देते हैं इसमें, चेस्ट सर्जरी। अगर रिसेंट में पेशेंट को क्या है, चेस्ट सर्जरी हुआ रहता है, उस कंडीशन में भी हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी CPT नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों। और रिसेंट ब्लीडिंग, ठीक, एक हमारे पास आ जाएगा रिसेंट ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को क्या है, कंटिन्यूस कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक, रिसेंट उसको क्या है, एक्टिव ब्लीडिंग, रिसेंट ब्लीडिंग, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग। पेशेंट को क्या है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रहे हैं, उस कंडीशन में फिर आप उसको फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते। अगर उसको और उसको फिजियोथेरेपी दोगे तो पेशेंट का ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा, और ब्लीडिंग होने से, शॉक होने की वजह से पेशेंट डेथ कॉज करेगा। ये भी इसमें कंडीशन है। ठीक है, ये दोस्तों यही हमारा क्या है, 2 इंडिकेशन समझ है तीनों। अब उसके बाद फोर्थ देखेंगे हम लोग, यहाँ तक देखे क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख रहे हैं ना अभी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में तो ये था डिफिकल्टी, ये चीज हो गया। अब उसके देखेंगे पल्मोनरी इम्बोलिज्म। अगर पल्मोनरी इम्बोलिज्म से रिलेटेड डिसीज आया है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म डिसीज है, उस कंडीशन में हम लोग उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते। और एक हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास हार्ट से रिलेटेड, ठीक, अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अगर पेशेंट को क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, वो भी क्या, अनस्टेबल, उस कंडीशन में भी हम लोग उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देंगे। ये था हमारा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन भी जस्ट अपोजिट होता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें रिस्क फ्रैक्चर देखें, रिसेंट चेस्ट सर्जरी देखें, और रिसेंट ब्लीडिंग, ये रिसेंट या फिर एक्टिव ब्लीडिंग देखते हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हो एक्टिव ब्लीडिंग के देखे हो रहे तो, और पल्मोनरी इम्बोलिज्म हुआ उस कंडीशन में भी दे सकते, और अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर डिसीज है पेशेंट को, तो भी हम लोग उसको नहीं दे सकते। ये था हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या चीज का, CPT का। CPT मींस चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्लियर हो दोस्तों। अब उसके लास्ट देखेंगे, अब ये प्रोसीजर करने के बाद हम लोग को कुछ इसका लाभ तो होना चाहिए ना, तो देखिए इसका बेनिफिट्स ऑफ CPT है ना, लास्ट हमारा है इस टॉपिक का। बेनिफिट्स ऑफ, तो ये हमारा ऑफ को रहने देते हैं, यहां लिखते हैं बेनिफिट्स, ठीक। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा बेनिफिट्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। क्या लाभ है किसके, चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसके, जब हम लोग पेशेंट को क्या होता है, इटियोलॉजी कंडीशन देखे है ना, पर्पस, तो हम लोग को क्या है, क्लियरेंस करना है किसको, म्यूकस को, है ना। तो म्यूकस था, उसका क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग को क्या बेनिफिट्स मिला, म्यूकस का क्लियरेंस हुआ, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंप्रूव्स लंग्स फंक्शंस, हाँ वही लिख सकते हैं, इंप्रूव्स लंग्स फंक्शंस। हमारे लंग्स फंक्शंस क्या होगा, थेरेपी देने के बाद जो हमारे लंग्स फंक्शन पहले क्या था, काम अच्छे से नहीं कर रहा था, उसके बाद क्या होगा, इंप्रूव क्या हो जाएगा, लंग्स फंक्शन हो जाएगा ना। इसमें लिख सकते हैं इंप्रूव लंग फंक्शंस। अब हमारा लंग अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फंक्शंस। ठीक, लंग फंक्शंस क्या हुआ, अच्छे से काम करा, इंप्रूव हो गया। क्लियर हो दोस्तों, ये था क्या उसका लाभ, बेनिफिट्स। क्लियर हुआ। अब उसके क्या है, इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब पेशेंट का क्वालिटी बढ़ जाएगा, है ना, इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट का लाइफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, अब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को जल्दी कुछ डिसीज होगा नहीं, और उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, अब पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन कराना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग थर्ड लिख सकते हैं, रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन। कैसे, पहला उसका इंप्रूव लंग फंक्शंस हुआ, उसके बाद इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे ही बढ़ेगा तो उसको हॉस्पिटल जाने का नीड रहेगा क्या,
नहीं रहेगा, है ना। तो उसमें क्या है, रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाने की बच जाएगा, उसके खर्चे बच जाएगा। जाहिर सी बात दोस्तों, उसका क्या है, खर्चा बच जाएगा, हमारे पेशेंट का रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। तो ये थे उसका बेनिफिट्स। और लास्ट हमारा क्या है, हमारे पास हम लोग क्योंकि लंग्स पढ़ रहे हैं, है ना, लंग्स में है, तो रिड्यूस लंग्स डिसीज, लंग्स डिसीज। अब उसको क्या होगा, लंग्स डिसीज नहीं होगा, डिसीजेस, है ना, उसको लंग्स डिसीज से बहुत प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि अगर उसको क्या चेस्ट फिजियोथेरेपी बार बार दे रहे पेशेंट को, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका क्या चीज, लंग्स से रिलेटेड डिसीज, जैसे कि न्यूमोनिया, सीओपीडी, ये सब उसको नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, क्या, चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें हम लोग डेफिनेशन देखे, फंक्शंस देखे, पर्पस देखे, उसका मेथड देखे, मेथड में इंडिकेशन देखे, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखे, कॉन्ट्राइंडिकेशन बाद देखे उसका बेनिफिट्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी देखे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।